Hello students. In previous class, we will discuss about the activities of chapter second. These activities are very important for our exam point of view, ना? Because बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्टिविटी से. मीन्स एक्टिविटी जो है वो अपने कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करती है. इसके कारण से अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर में एक्टिविटी गिवन है या इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको अपन कंप्लीट करें. बिकॉज जनरली अगर अपन देखें तो अपन क्या देख सकते हैं कि व्हेन मेटल एनी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो अपने को वो इक्वेशन ये बताती है, ये एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई भी एसिड डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करे. बट क्वेश्चंस में कैसे आ जाता है, जैसे एग्जाम में अगर बात करें, मैंने कल आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि व्हेन a metal reacts with dilute acid then it gives metal salt and a gas with pop-up sound, है ना. तो इक्वेशन में क्या होता है कि अपने को ये नहीं बताया होता कि दैट कि वो गैस है जो पॉपअप साउंड से निकलती है तो हाइड्रोजन है. अगर बबल्स का फॉर्मेशन होता है बहुत ज्यादा तो CO2 है. अगर रोटन एग स्मेल आती है तो वो आपके पास कौन सी गैस. तो इन सब बातों को अपन कहाँ सीखते हैं, अपने को कहाँ दिमाग में आती है, कहाँ कंसेप्ट क्लियर होते हैं इसके, जब अपन एक्टिविटी देखते हैं. बिकॉज एक्टिविटी इज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट है ये, जिससे अपने को एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. ओके. तो इन लास्ट क्लास यस्टरडे अपन ने एक एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे. वो एक्टिविटी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. वो एक्टिविटी क्या थी? इन अ टेस्ट ट्यूब वी हैव सम अमाउंट ऑफ metal carbonate or metal hydrogen carbonate and we add some amount of acid in that. तो जब एसिड ऐड करा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में तो क्या रिएक्शन हुई, कौन सी गैस इवॉल्व हुई. इवॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलना. कौन सी गैस इवॉल्व हुई, उसके साथ कि अगर जो गैस इवॉल्व हुई उसको अगर अपन लाइम वाटर के सॉल्यूशन में पास आउट करते हैं तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा. और अगर ज्यादा देर तक पास आउट कर दे तो क्या होगा. तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपने को करना पड़ता है. अदरवाइज तो कोई इश्यू नहीं था, अपन चैप्टर थर्ड पे चल जाते है ना. चैप्टर थर्ड पे चल जाते फटाफट से अपना टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट हो जाता. तो आइए कल की जो एक्टिविटी जो कर रहे थे उसको अपन कंप्लीट कर देते हैं. यानी कि लाइम वाटर के यानी कि अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में इसका CO2 गैस पास आउट करते हैं तो क्या होता है, और अगर ज्यादा देर तक पास आउट कर दे तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी वो भी अपन देख सकते हैं. तो कल अगर एक्टिविटी की अपन बात करें, कल के अगर एक्टिविटी की बात करें तो अपने पास क्या था कि एक टेस्ट ट्यूब थी. इस टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में अपने पास क्या प्रेजेंट था, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज बोथ रिएक्ट सेम विथ any acid, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. सम अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे यहाँ पे, इसको अपन स्टैंड से कवर कर लेते. तो टेस्ट ट्यूब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. स्टैंड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एसिड अगर आप इसमें ऐड करते हो तो एसिड अगर आपके हाथ पे आएगा तो हार्मफुल होगा. इसके कारण से सम अमाउंट ऑफ एसिड डाला इसमें. ये अपने पास क्या था, डाइल्यूट HCl ले लीजिए या डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए. मैंने कहा ऊपर से इसको अपन क्या करते हैं, पैक करते हैं, कॉर्क कहते हैं. कॉर्क का क्या यूज है कि कॉर्क जो है वो इस गैस को पास आउट नहीं होने देती है, बाहर निकलने नहीं देती है. ये एक डिलीवरी ट्यूब है. दिस इज ए डिलीवरी ट्यूब. और यहाँ पे एक और अपने पास क्या रहती है, टेस्ट ट्यूब रहती है. ये अपने पास एक और टेस्ट ट्यूब. इसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन.
CaOH एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे कंप्लीटली, कॉर्क लगा के ये कंप्लीटली पैक हो। तो अपने को क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से जो गैस इवॉल्व होती है उसका इफेक्ट इस सॉल्यूशन में क्या रहता है। तो सबसे पहले अपने को पता करना है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। As you know that when any metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with any acid, any dilute acid like HCl, like H2SO4, like HNO3, then it gives salt plus water plus carbon dioxide gas. तो कोई भी मेटल कार्बोनेट, अपन रिएक्शन ओनली मेटल कार्बोनेट की लिखेंगे। when any metal carbonate reacts with any dilute acid, then it will be form salt plus H2O plus CO2। अब कुछ जनों के दिमाग में बात आती है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का क्या तरीका है कि अगर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कौन सी गैस होगी आपके पास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत तेज है ना बबल्स का फॉर्मेशन। सेकंड, अपने को कैसे पता चलेगा कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही अपन ने एक और टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला। तो सर क्या होगा कि CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, CO2 गैस इस सॉल्यूशन के अंदर गई, सॉल्यूशन के अंदर गई तो क्या होगा कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन करती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका फॉर्मेशन करती है CaCO3 का। और ये जो CaCO3 के कारण से जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की। अब अगर आप ज्यादा देर तक पास आउट करते हो, करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, तो क्या होगा कि जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है ये उसका एक्वस सॉल्यूशन था H2O, और ये आपके पास CO2 कि लॉन्ग टाइम तक अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करते हैं तो क्या होता है, ये जो मिल्कीनेस है ये डिसअपियर हो जाती है। मीन्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करी तो वो सॉल्यूशन मिल्की हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास आउट करो in excess amount, if you pass carbon dioxide in the solution of calcium hydroxide, then the calcium carbonate is converted into calcium hydrogen carbonate. Calcium carbonate is converted into calcium hydrogen carbonate and milkiness will be disappear. जो यहाँ पे मिल्कीनेस आ रहा था वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये अपने को पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ही वो किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कि सर अपने को कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, अपने को पता ऐसे चलेगा बिकॉज जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पास आउट करोगे तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। कि सर अपने को कैसे पता चला कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, मैंने कहा बच्चा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसका फॉर्मेशन पता करने के लिए अपने को उसके कलर को देखना होगा, जो यहाँ पे मिल्कीनेस आ रही थी वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि आप सॉल्यूशन कलर देखिए। ओके, तो अपने को पता चल जाता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अगर आप क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। दिस इज द एक्टिविटी 2.6 है ना। एक्टिविटीज बहुत है इस चैप्टर में, एक्टिविटी 2.6 की बात।
2.6. This activity is an example of neutralization reaction. Okay, sir, what is the neutralization reaction? When any acid and base react with each other, then the reaction is known as neutralization reaction. तो इसमें जो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं, उसमें इंडिकेटर वाला भी कंसेप्ट लगने वाला है और न्यूट्रलाइजेशन का भी कंसेप्ट लगने वाला है कि सर कैसे। तो देखो कि आपके पास क्या था, इसमें एक्टिविटी की बात करें कि एक टेस्ट ट्यूब है, इन ए टेस्ट ट्यूब so aqueous solution of sodium hydroxide is present, NaOH is present. Aqueous solution of sodium hydroxide is present. If we add some amount of phenolphthalein, if we add some amount of phenolphthalein in this aqueous solution, then what will be happen? क्या होगा, देखेंगे क्या होगा कि सर NaOH is a base. सर बेस कैसे? Because aqueous solution of NaOH gives Na plus and OH minus ions. Na plus and OH minus ions. OH minus hydroxide ions, and according to Arrhenius, that substance which gives OH minus ion in their aqueous solution are known as base. और phenolphthalein is a neutral indicator. अगर इसकी न्यूट्रल में देखें तो ये कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में देखें तो कलरलेस होता है, बट बेसिक मीडियम में NaOH में अगर आप phenolphthalein ऐड करोगे तो कौन सा कलर देगा बेटा? ये पिंक कलर। कौन से कलर का फॉर्मेशन करेगा? पिंक का। ओके, अब इसके बाद क्या कहा गया कि अब इस सॉल्यूशन में अगर आप सम अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स करते हो, सम अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स करते हो, देन द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा एसिड मिक्स करने के बाद? तो देखिए फिनोफ्थैलिन था, NaOH था, पिंक कलर हो गया। अगर सम अमाउंट ऑफ HCl मिक्स करूंगा देन द कलर इज कलरलेस। सर व्हाई? बिकॉज HCl अगर आपके पास आ गया तो ये NaOH के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा, एंड फिनोफ्थैलिन इज एन इंडिकेटर व्हिच गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। पिंक कलर कौन से मीडियम में देगा फिनोफ्थैलिन? बेसिक मीडियम में देगा। अगर आप HCl ऐड करोगे तो HCl ऐड करने पे क्या होगा, आपके पास सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इफ इन ए सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर प्रेजेंट देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी 7। तो आपके पास फिनोफ्थैलिन के कारण से उसका कलर क्या होगा? कलरलेस। क्लियर है बात, है ना? पहले क्या करा, NaOH लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सम अमाउंट ऑफ फिनोफ्थैलिन उसमें ऐड करा, सम अमाउंट ऑफ फिनोफ्थैलिन ऐड करा तो सॉल्यूशन कौन से कलर का हो गया? पिंक, है ना, लाइट पिंक कलर का, बिकॉज फिनोफ्थैलिन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। अब अपन ने क्या करा, सम अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करा। जैसे ही अपन ने एसिड ऐड करा सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस, बिकॉज सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास? न्यूट्रल। तो फिनोफ्थैलिन के इफेक्ट को HCl धीरे धीरे क्या कर देता है? कम। तो ये अपने पास की एक्टिविटी 2.6। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2.7। तो जितनी भी अपन ने रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, जितनी भी अपन ने रिएक्शन देखी है इस चैप्टर में, सारी एक्टिविटीज उसी पे बेस्ड है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इसी रिएक्शन पे बेस्ड। ओके, तो देखो नेक्स्ट एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 क्या है, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये पहले बात कर लेते हैं कि सर कैसे। एक्टिविटी 2.7 इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि व्हेन एनी मेटल ऑक्साइड react with any acid then it forms salt, then it forms salt and जल्दी बताओ अपने आप को अनम्यूट करके, सॉल्ट के साथ किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट एंड, अरे यार, सॉल्ट एंड H2O। व्हेन एनी मेटल ऑक्साइड
react with acid then it forms salt plus H2O. ओके, तो ये जो आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें अपन कॉपर ऑक्साइड लेंगे, उस कॉपर ऑक्साइड में सम अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे। तो सम अमाउंट ऑफ एसिड डालने पर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में सम अमाउंट ऑफ एसिड लेंगे और एसिड डालने पर उसमें क्या होगा ये अपने को बता। ओके, तो आइए चले देखिए कि आपने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड CuO इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे आपको किसका फॉर्मेशन हुआ, CuCl2 प्लस H2। सिंपल। अब अगर आपको यूं कहते क्वेश्चन में यूं आ जाता कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एनी एसिड then a solution of blue green color will be formed. Solution of blue green color will be formed. The product is, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, CuCl2। इसके कारण से कौन सा कलर आता है आपके पास, ब्लू ग्रीन कलर। आई थिंक इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा समझने लायक नहीं था, बस अपना रिएक्शन थी। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही था इसमें। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा बनता है। 2.8 आपको जो कंसेप्ट जितने भी मैंने करवा रखे हैं बच्चों, उससे बाहर कोई एक्टिविटी नहीं है। जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट करवा रखे हैं उससे बाहर कोई एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं तो देखो क्या है कि एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में ये कॉर्क है और इस कॉर्क में दो आयरन नेल, इस कॉर्क में आपके पास दो आयरन नेल, ये आयरन नेल, ठीक है ना। अपने को क्या बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसमें आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है ना, एक्वस सॉल्यूशन लेके करेंगे। यहां से एक वायर को कनेक्ट करते हैं, ये अपन ने वायर को कनेक्ट कर, ओके। ये बैटरी लगा रखी है और बैटरी के साथ बाकी जो भी सर्किट है वो अपन कंप्लीट कर। अपने पास तीन सॉल्यूशन है, फर्स्ट सेकंड, इसमें अगर तीनों सॉल्यूशन की बात, फर्स्ट सॉल्यूशन इज ऑफ, मान लीजिए कि अपने पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 और मैं कह दूं कि दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। सेकंड सॉल्यूशन जो है वो अपने पास किसका है, ग्लूकोज का। और थर्ड सॉल्यूशन जो है वो अपने पास किसका है, इथाइल अल्कोहल का। थ्री सॉल्यूशंस ABC, तीन सॉल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पे अपने पास। मैंने कहा ये लो सॉल्यूशन अपन ने बना दिया। अब तीन अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ते हैं, इसके कारण से मैंने सॉल्यूशन जो है वो लिख दिया कि एक बार आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है, एक बार आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और एक बार आपके पास क्या है कि इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन। और आपको ये बताना है विच सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट था that electrolytes are that substance which can conduct electricity because of formation of ions. आयंस के फॉर्मेशन के कारण से इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन कौन करेगा, ये करेगा H2SO4। H2SO4 किसमें डिसोशिएट होता है, H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। So H2SO4 can conduct electricity in its aqueous solution because of formation of ions। आपके पास हो सकता है H2SO4 की जगह HCl दे दे, HNO3 दे दे, है ना, या फिर कोई और इलेक्ट्रोलाइट दे दे। लाइक आपको यूं दे दिया कि आप ये बताओ कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयन, है ना। बट ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे नॉट फॉर्म एनी आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों ही अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं
और आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ग्लूकोज जो है वो आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या हो गया कि दैट सब्सटेंस which cannot dissociated into their ions into its ions in their aqueous solution known as नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्लूकोज जो है वो आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता, वेदर तो H2SO4 है या NaCl है या HCl है आर स्ट्रॉन्ग आर इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे कैन फॉर्म आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को तो यही बात करनी है कि भैया जो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो आयंस का फॉर्मेशन कौन करेगा, एसिड करेगा, बेस करेगा और सॉल्ट करेगा। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे पूछता हूँ, आपके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, विच वन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आपको ऑप्शन दे दिया कि आपको एक ऑप्शन दे दिया NaCl, एक आपको ऑप्शन दे दिया NH4Cl, एक आपको ऑप्शन दे दिया CS3COONA और एक आपको ऑप्शन दे दिया CS3COONH4। दीज आर द फोर ऑप्शन। कौन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि सर NaCl जो है वो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ये अपने आयंस में सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा। ये क्या है, वीक, बिकॉज यहाँ पे NH4 आ रहा है। NH4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस, NH4OH वीक बेस है। ये भी क्या है, वीक है बिकॉज CH3COH इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड और ये भी वीक है ना। तो ये वाला सॉल्ट जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, ज्यादा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस में वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो NaCl is a strong electrolyte, so number of ions in NaCl are maximum, so it can conduct electricity more than any other salt. NH4Cl, CH3CONA और CH3COONH4 से ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके, बहुत अच्छी एक्टिविटी। सर आप कह रहे हो सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, मीनिंग क्या है सर इसका? देखो सारों से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं और अच्छी एक्टिविटीज हैं तभी तो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है ना। सारी की सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, मतलब हर एक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो और अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, देखिएगा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब, ओके, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सम अमाउंट ऑफ NaCl डाला, ये मेरे पास क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, फिर मैंने क्या करा, इसमें सम अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स करा H2SO4, ये सम अमाउंट ऑफ एसिड मैंने ले लिया यहाँ पे H2SO4। ठीक है, अब मेरे को करना है क्या है कि व्हेन NaCl रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, और जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोडक्ट की नेचर क्या होगी, ये अपने को देखना है कि क्या नेचर होगी। ओके, आइए देखिए, अपने क्या लिया H2SO4, साथ में क्या लिया NaCl। तो थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे अपन, यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl, तो क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा Na2SO4, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्लस इसका फॉर्मेशन होगा एसिड का, कौन सा एसिड का, HC। सर हमें कैसे पता चला कि ये जो एसिड है या जो एक और प्रोडक्ट बना है वो एसिडिक नेचर का है, तो देखिएगा HCl। अब यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं,
दो कंडीशन क्या लेते हैं कि एक तो आपके पास ड्राई हो और एक आपके पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन। अगर ड्राई कंडीशन की बात करें तो ये H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर आप कोई भी टेस्ट करोगे, लाइक आपने लिटमस पेपर लेके गए, आपने ब्लू लिटमस पेपर लेके गए ड्राई HCl के पास, क्या ये हम देखते हैं क्या? जैसे ही लिटमस पेपर रखा तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज H+ आयन तो आपके पास है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये एसिड? बट जैसे ही HCl एक्वस सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तो ये कौन से आयन देगा आपको? H+ आयन देगा। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लेके जाता हूँ, ब्लू लिटमस, तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके पास रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे को पता चलेगा कि जो आपके पास सब्सटेंस बना है वो कौन से नेचर का है? एसिडिक। देखो बच्चों, ये तो सॉल्ट आ गया, और ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये? न्यूट्रल सॉल्ट। कि सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा NaOH में से Na उठाया है, NaOH में से Na उठाया है, तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। H2SO4 में से SO4 उठाया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होता है? न्यूट्रल। अब साथ में जो बनेगा वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको देखने के लिए अपन ने क्या करा? अपन ने लिटमस पेपर लेके गए। लिटमस पेपर अपने को पता है दो टाइप के होते हैं, ब्लू है और एक आपके पास रेड है। अब अपन ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं और उसका कलर रेड हो जाता है, तो वो क्या होगा? आपके पास एसिड। अदरवाइज क्या होगा? वो आपके पास बेस। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन बता दिया है कि क्या होगा कि अगर आप HCl ड्राई यूज करते हो, तो ड्राई HCl यूज करने पर तो आपके पास लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं होता है? बिकॉज ड्राई HCl जो है वो क्या नहीं करता? H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करता, और जो HCl है वो क्या करता है? एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन का फॉर्मेशन करता है, और ड्यू टू दिस रीजन द कलर ऑफ लिटमस पेपर विल बी चेंज। इसके कारण से लिटमस पेपर का कलर जो है वो क्या होता है? चेंज होता है। ड्राई HCl, अपने पास एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, एसिड आर दैट सब्सटेंस व्हिच कैन गिव H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन एनीवेयर, है ना? एंड बेस आर दैट सब्सटेंस व्हिच कैन गिव OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एज बेस, नॉट इन एनीवेयर। तो यहाँ पे अगर ड्राई की बात करें तो वो एक्वस सॉल्यूशन है ही नहीं। एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो लिटमस टेस्ट नहीं देगा। और ये H+ आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेड में। तो ये HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन जो है, अपने को पता चला कौन सी नेचर का होता है? ये एसिडिक नेचर का। ओके, तो ये थी अपने पास एक्टिविटी 2.9। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 2.10। नेक्स्ट एक्टिविटी अपने पास आ जाती है 2.10। वी टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी 2.10। तो आपके पास 2.10 की बात करें तो क्या एक्टिविटी है? देखिए, ये किसके लिए है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अपन ने पहले भी बात करी थी कि डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप वाटर ऐड कर देते हो तो उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। तो जनरली बाकी के सबके केस में अपन क्या करेंगे? उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, आपने बहुत डेंस शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा, अब उसको क्या करना है? थोड़ा डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए आपने क्या करा? उसमें वाटर ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? दूध वाले क्या करते हैं? थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो? एक बीकर में एसिड लेते हो और एसिड में वाटर ऐड कर दे, एसिड में वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स a large amount of heat will be evolved,
बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी कि जो कंटेनर है, जो बीकर है जिसमें इसको डाइल्यूशन वाली प्रोसेस कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और उससे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो कभी भी अगर आप एसिड का डाइल्यूशन करते हो तो आपको क्या करना है, वाटर लेना बीकर में, एसिड लेना है दूसरे बीकर में, और आप क्या करोगे, एसिड को स्लोली स्लोली इसके अंदर मिक्स करोगे, तो भी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तो भी ये रिएक्शन क्या होगी आपके पास, एक्सोथर्मिक। कि सर कैसे पता चलेगा एक्सोथर्मिक है, बिकॉज जिस कंटेनर में आप इसको मिक्स कर रहे हो या जिस कंटेनर में इसका आप डायल्यूशन कर रहे हो, वो बाहर से क्या हो जाएगा गर्म, मतलब वो हीट इवॉल्व कर रहा है, हीट बाहर निकल रही है, और जब हीट इवॉल्व होती है तो उस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, दैट रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उस केमिकल रिएक्शन को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और डाइल्यूशन करेंगे कभी भी एसिड का, तो एसिड को मिक्स करेंगे वाटर में, ना कि वाटर को मिक्स करेंगे एसिड। अगर वाटर को एसिड में मिक्स करोगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकलती है। बट अगर आप एसिड को वाटर में अगर ऐड धीरे धीरे, है ना, बाद अपन बहुत धीरे धीरे कंटिन्यू स्टीयरिंग करते जाना है, कि अगर एक हाथ में अपने पास बीकर है, एक बीकर में अपने पास क्या है कि वाटर है, दूसरे बीकर में अपने पास एसिड है, तो एसिड को स्लोली स्लोली उसमें ऐड करेंगे और उसको कंटिन्यू स्टिर करते हुए चलेंगे, हिलाते हुए चलेंगे, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ओके, तो ये अपने एक्टिविटी जो 2.10 है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग एक्टिविटी है वो कंप्लीट करके अपन अपना थर्ड चैप्टर यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अगर बच्चों समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिए, आज की क्लास का बातें क्लियर है हमारी।